क्योंकि अपन बहुत ही समराइज्ड वे में बातचीत करेंगे। पुराने पेपर जो मैंने लॉ ऑफ टॉर्ट के देखे, तो मैंने देखा कि यहाँ पे लॉ ऑफ टॉर्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत करें तो आप मोटे मोटे तौर पर कुछ पार्ट में लॉ ऑफ टॉर्ट को डिवाइड कर सकते हैं और उसको ही समराइज्ड वे में हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आज पहली क्लास है, थोड़ा मैं आराम से लूंगा, फिर धीरे धीरे आप लोग का भी एक विजन समझ करके अपन फिर अवतार पकड़ेंगे इसको, है ना। कल भी मैं क्लास रखूंगा, ध्यान रखिएगा कि अभी 10:30 से आज भी क्लास रखूंगा और कल भी क्लास रखूंगा, नहीं संडे को भी आपकी क्लास रहेगी, क्योंकि अभी 30 को तो एग्जाम ही है, तो फिर कंटिन्यूसली मैं क्लास लगाऊंगा, है ना। तो लगातार मैं क्लास लगाऊंगा, कल संडे को भी क्लास रहेगी, सेम टाइम ड्यूरेशन पे रहेगी। मैं अभी आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ ताकि फिर आप लोग समय उसके लिए निकाल लीजिएगा। तो बेसिकली पहले तो अपन लॉ ऑफ टॉर्ट का थोड़ा सा आज मीनिंग वगैरह समझेंगे, मतलब ठीक है। फिर इसके बाद जर्नल एक्सेप्शंस वगैरह क्या होते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के, तो ये एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट के जो है तो जर्नल एक्सेप्शंस वगैरह यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, यानी कि सहमत से जो काम किए जाते हैं। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस होता है ना, योगदायी उपेक्षा जिसको बोलते हैं। फिर कई बार जो है तो रॉन्ग डूअर जो होता है, वादी प्लेंटिफ, वहां पर एक्ट ऑफ गॉड एक बहुत बड़ा कह सकते हैं पॉइंट्स है जो लॉ ऑफ टॉर्ट के साथ पढ़ा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइवेट डिफेंस और यहाँ पे मिस्टेक वगैरह, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर अपन इसको भी कवर अप करेंगे। लॉ ऑफ टॉर्ट है क्या, बेसिकली थोड़ा सा सिविल पार्ट में ज्यादा काम करता है, हमारे देश में उतना सही तरीके से तो इसको अप्लीकेबल नहीं करते हैं। ठीक है, इंग्लिश कॉमन लॉ के तहत बेसिकली जो है तो ये थोड़ा सा पढ़ा जाता है, पर इसको बहुत ज्यादा यहाँ वहां की बातचीत ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात करें तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस में उस पे आएंगे। स्वागत है अनिल। अनिल क्या बात है, दो अनिल जुड़ गए, एक अनिल सिंह जी जुड़ गए हैं, वासिया जुड़ गए। चलिए स्वागत है आपका, जो भी है जुड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले सीधे से सीधे इसके बाद टॉर्ट में, लॉ ऑफ टॉर्ट में अपन खासकर जो है तो ज्वाइंट इंडिपेंडेंट टॉर्ट्स जो लाइबिलिटीज वगैरह होती हैं संयुक्त, वो अपन देखेंगे। फिर नेग्लिजेंस और जो कठोर दायित्व वगैरह के नियम है। डेफर्मेशन भी पार्ट इसका माना जाता है। माइक बंद कर लीजिएगा इधर, है ना। अनिल माइक बंद कर लेना आप, हाँ थैंक यू। तो ये डेफिनेशन पार्ट में यहाँ पे देखेंगे। तो सिंपल, बहुत ज्यादा मतलब है ना, बहुत डिटेल में जाकर के चीजों को नहीं, सिंपल तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। तो सबसे पहले जो टॉर्ट शब्द है, ये तो पढ़ा होगा, टॉर्ट शब्द जो है तो ये जो शब्द है, ये एक शब्द है आपका, कह सकते हैं कि फ्रांसीसी वर्ड है, लैटिन शब्द है आपका टॉर्टम, है ना। तो इसका जो है तो टॉर्टम, तो जिसका हिंदी में मतलब होता है तोड़ना मरोड़ना, ठीक है ना। तो तोड़ना मरोड़ना यानी कि एक तो उससे यहाँ पर निकल के आया है। ठीक है, एक समझ सकते हैं कि एक अपकृत्य, एक जैसे यहाँ पर जैसे कुछ और डेफिनेशंस अपन देखते हैं, तो जैसे किसी भी प्रकार का कोई भी कुछ रॉन्गफुल एक्ट हो गया, कोई क्षति हो गई, इंजरी हो गई, जिसके लिए कंपनसेट किया जा सकता है। लेवल कितना है, इंग्लिश एक मैंने केस पढ़ा था, आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति बड़ा कोई व्यक्ति था, कोई शायद एडवोकेट वगैरह ऐसा कुछ था, तो वो एक शहर से दूसरे शहर क्या करने, एक पर्टिकुलर लेक्चर देने जा रहा था। और जब उस शहर में एंट्री किया तो गाड़ी में अपने लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहा था, और तभी किसी गड्ढे में उसकी गाड़ी जंप की होगी, तो मात्र कुछ 2-3 सेकंड के लिए उसका जो जो कंटिन्यूटी है प्रिपरेशन की वो एकदम से ब्रेक हुई। तो वो उस शहर में गया, उसने पहले तो लेक्चर दिया और फिर उस शहर के म्युनिसिपालिटी में उसने केस लगा दिया कि भाई आपके गड्ढों की वजह से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर देने जा रहा था, वो मैं सही तरीके से मेरा वहां पे कुछ ब्रेक हुआ, इस वजह से कुछ चीजें मुझे फिर से रिकॉल करनी पड़ी, तो मुझे कंपनसेट चाहिए, और कंपनसेट वसूल किया। तो इस लेवल का लॉ ऑफ टॉर्ट है, पर हमारे देश में मुश्किल है। जैसे आप किसी पब्लिक टॉयलेट पे गए, पब्लिक टॉयलेट साफ सफाई नहीं था, तो वहां पे आपने मान लो कि पब्लिक टॉयलेट यूज किया, आप पता कोई बीमारी लेके चले आए, या वहां की पब्लिक टॉयलेट में आपने चिटकिनी बंद की और चिटकिनी खुली ही नहीं, चक्कर में आप आधे घंटे वहीं फंसे रह गए।
कहीं आप किसी पब्लिक प्लेस में गए, लिफ्ट में आप बैठे, लिफ्ट अचानक लाइट चली गई, लिफ्ट रुक गई। लॉ ऑफ टॉर्ट कहता है कि हर वो चीज जो सही तरीके से होनी चाहिए वो उस तरीके से नहीं हुई है, तो जो व्यक्ति उस पर्टिकुलर एक्ट से प्रभावित है वो व्यक्ति कंपनसेट मांग सकता है। ये लॉ ऑफ टॉर्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। पर आप खुद सोचो कि हमारे देश में ये एप्लीकेबल कर सकते हैं, बड़ा मुश्किल है ना। तो ये यहाँ पे समझिएगा। तो यहाँ पर कुछ जैसे यहाँ पे डेफिनेशंस भी पढ़ी जाती है लॉ ऑफ टॉर्ट की। तो जैसे एक चेंबर डिक्शनरी की डेफिनेशन पढ़ी जाती है कि जिसमें अपन बोल सकते हैं कि टॉर्ट इज द एनी रॉन्ग और इंजुरी। जो अपकृत्य होता है एक कह सकते हैं कि रॉन्ग है, यानी कि दोष है या क्षति है, जो संविदा की वजह से उत्पन्न नहीं होता है, नॉट अराइजिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट, जो संविदा की वजह से उत्पन्न नहीं होता है, और एज ए रेमेडी यहाँ पर कंपनसेशन जो है तो क्लेम किया जा सकता है। तो बेसिकली यदि टॉर्ट की बातचीत करें तो ये दो चीज पर फोकस करता है कि टॉर्ट किसी प्रकार की क्षति या फिर कह सकते हैं कि दोष है, ठीक है ना, दोष यानी कि रॉन्ग या इंजरी है, जिसके लिए दोष है जहां पर जो संविदा, ठीक है ना, संविदा के तहत नहीं, ठीक ना, नॉट अराइजिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट, और इसकी वजह, और जब ये मतलब क्षति दोष हुआ है जो संविदा के तहत नहीं हुआ है। भाई क्या कर रहा है तू, मत परेशान कर, फैट क्यों हो रहा है। हाँ ठीक है, फोकस, ऑटो फोकस। हाँ, तो इसके लिए जो है तो क्या करता है, यहां पर क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक टॉर्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। टॉर्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये एक दो परिभाषाएं यहाँ पे, चूंकि जो आपके लॉ स्कॉलर्स हैं, जूरिस्ट हैं, जैसे आपके साइमंड हो गए, बिनफील्ड हो गए, तो एक दो की डेफिनेशंस वगैरह यहाँ पर आपको देखनी पड़ेगी। तो साइमंड यहाँ पे क्या कहते हैं, साइमंड ने भी, अब साइमंड की डेफिनेशन पढ़ देता हूं मैं, कि अपकृत्य सिविल प्रकृति की ऐसी क्षति को कहा जाता है, पहले हिंदी में पढ़े तो इंग्लिश में पढ़ दूंगा, जिसका उपचार सामान्य विधि के अंतर्गत अनिर्धारित नुकसानी की कार्यवाही के तौर पर संभव है। तो यहाँ पर टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग, तो यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि अपकृत्य क्या है, सिविल रॉन्ग है, सिविल दोष है, जहां पर एक कंपनसेशन के तौर पर नुकसानी वगैरह मांगी जा सकती है। कंपनसेशन के तौर पर एक वही है कि मतलब सॉरी रेमेडी के तौर पर, माफ कीजिएगा, कंपनसेशन यहाँ पर मांगी जा सकती है। और यह है संविदा भंग और न्यास भंग, यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से अलग है। तो अब यहाँ पे थोड़ा याद रखना, जो सामंड है, सामंड ने जो परिभाषा दिया है, ठीक है, तो सामंड की जो परिभाषा है कि भैया एक वही है कि क्षति दोष वगैरह होती है जो संविदा भंग या न्यास भंग नहीं है। ठीक है, तो ये सामंड क्या कहते हैं, सिविल दोष बोलते हैं, सिविल रॉन्ग बोलते हैं, जो कहते हैं कि जो आपका संविदा भंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या न्यास भंग नहीं। अब मजेदार बात की, ये जो डेफिनेशन दे रखी है साइमंड ने, जो बताई है, साइमंड की जो परिभाषा है कि ये अपकृत्य को जो है तो क्या बोलते हैं कि अपकृत्य आपका जो है तो एक सिविल दोष है जो संविदा भंग या न्यास भंग नहीं है। ये परिभाषा आपको कहाँ मिलती है, आपके जैसे सिविल जज के सिलेबस में किसी को पढ़ा है, लिमिटेशन एक्ट पढ़ा है, लिमिटेशन प्रियंका, भाग्यश्री, लिमिटेशन पढ़ा है तुम लोगों ने। लिमिटेशन आपका जो लिमिटेशन जो एक्ट है आपका 1963, इसकी सेक्शन 2M में सेम डेफिनेशन जो है तो आपकी दे रखी है। लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 2M में सेम डेफिनेशन दे रखी है, जहां पे कहता है कि टॉर्ट इज सिविल रॉन्ग विच इज नॉट अराइजिंग एनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, जो किसी संविदा भंग से या न्यास भंग से नहीं उत्पन्न हुआ है, और वहां पर कह सकते हैं कि कोई भी कंपनसेशन की मांग वहां पर पक्षकार कर सकता है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। मैं बिल्कुल बहुत समराइज्ड वे में, बहुत डिटेल से नहीं जाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा, कि मुझे पता है कि इतना समय आपके पास नहीं है कि मैं बहुत डिटेल से आपसे डिस्कशन करूं, तो मैं बहुत ही समराइज्ड वे में चीजों को लेके चलूंगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब याद रखना कि टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग विच इज नॉट अराइजिंग एनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, ये डेफिनेशन यानी कि
टॉर्ट अपकृत एक सिविल दोष है जो संविदा भंग न्यास भंग से उत्पन्न नहीं होता है। ये डेफिनेशन किसने दी है? साइमंड ने दी है, प्लस आपके लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 2M में पढ़ी है। क्लियर कहानी? एक मुद्दा यहां पे हो गया। अब इसके बाद एक डेफिनेशन और देख लो, बिनफील्ड ने जो है तो यहां पर एक और है बिनफील्ड। तो बिनफील्ड भी लगभग वो भी ये कहते हैं कि कर्तव्य भंग से, यहां पे ये थोड़ी सी अलग कहते हैं, थोड़ा हिंदी में देख लेता हूं फिर इंग्लिश बता देता हूं, कि अपकृत्य के अधीन दायित्व मूलतः विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है। ये कर्तव्य जन साधारण। तो अब देखो एक चीज समझना, ये कहते हैं कि बिनफील्ड थोड़ी एक अलग कहानी लेके आते हैं। बिनफील्ड एक यहां पे ये शब्द यूज करते हैं, मतलब इसको आप समझना कि ओमिशन, लोप। लोप से कितने लोग जानते क्या है? विनोद मावी जी, आप अपना माइक बंद कर लीजिए और जुड़े रहिए। विनोद मावी सुन रहे हैं ना आप? हाँ, माइक बंद कर लीजिए। हाँ, आपने कैमरा बंद कर लिया, माइक बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। मैं कर देता हूँ, चलिए मैंने कर दिया म्यूट आपको, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, चलिए तो ये बने रहिए। अब बिनफील्ड, अब एक यहाँ पे बिनफील्ड कहते हैं कि कर्तव्य भंग है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी है। अब समझना, जो कर्तव्य भंग होता है, कर्तव्य भंग, कर्तव्य भंग इसको बोलते हैं लोप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओमिशन। ठीक है ना? लोप, लोप समझते हो? लोप, ओमिशन। लोप, कर्तव्य भंग क्या कहलाता है? ओमिशन कहलाता है। तो बेसिकली बिनफील्ड कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ हर व्यक्ति को एक ड्यूटी दी गई है, कर्तव्य दिया गया है। जब वो कर्तव्य भंग करता है, जैसे नगर निगम को कर्तव्य दिया गया है कि शहर में साफ सफाई रखे, नगर निगम को कर्तव्य है कि वो सड़कें सही रखे, तो यदि वो अपना कर्तव्य भंग करता है, यानी कि जो उसकी ड्यूटी है वो पूरा नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे कंपनसेशन मांगा जा सकता है। ठीक है, वहां पर कंपनसेशन मांगा जा सकता है, द कंडीशन ऑफ ब्रीच ऑफ ड्यूटी, है ना? क्योंकि ओमिशन आप लोग पढ़ते हो ना, कि जैसे अपराध की डेफिनेशन पढ़ते हो ना, कि अपराध क्या है? अपराध कोई कार्य या लोप है ना? कि कोई कार्य या लोप, कोई एक्ट और ओमिशन जो है, जो किसी भी कह सकते हो कि गलत इंटेंशन से या फिर गलत नॉलेज, मतलब कोई आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो या इंटेंशन गलत है, तो फिर उसकी वजह से उसके लिए पनिशेबल हो, दंडनीय हो। तो कोई कार्य या लोप जो अकॉर्डिंग टू लॉ पनिशेबल हो, विधि के तहत दंडनीय हो, तो वही अपराध कहता है। ऑफेंस की डेफिनेशन है। तो जो लोप वहां पढ़ते हो वही लोप की बातचीत यहां पे मैं कर रहा हूं। बीएनएस सेक्शन, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बीएनएस सेक्शन जो है तो आपका 225 में उसको पढ़ते हो। ठीक है, क्लियर कहानी? ओके, बात समझ में आ गई? राजीव द्विवेदी जी माइक बंद कर लीजिए, थैंक यू। है ना? क्लियर कहानी? तो ये आपका कह सकते हैं कि ये आपका बिनफील्ड की। अब मैं आपको बता दूं कि मैं केवल कीवर्ड्स आपको दूंगा जिससे आप लोग आसानी से एग्जाम में उस चीज को कवर अप कर सको, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे जुड़ रहे हैं मुझे नहीं पता आप लोगों ने कैसे अपनी एलएलबी या बीएलएलबी कंप्लीट की है, तो मैं फिर भी एक बेसिक्स लेके चलूंगा। ठीक है, और बहुत जल्दी, क्योंकि अपने पास समय की भी थोड़ी सी कमी रहेगी। तो फटाफट देख लेते हैं जो नए भी जुड़े होंगे। तो क्षति, लॉ ऑफ टॉर्ट बेसिकली क्या है? कोई भी इंजरी हो रही है, कोई भी रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है जो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, संविदा के तहत अराइजिंग नहीं है, और उससे जो है तो किसी को मतलब कोई कंपनसेशन मांग रहा है, तो ये बेसिकली जो है तो आपका क्या कहलाता है? आपका टॉर्ट कहलाता है। ठीक है, फिर टॉर्ट का बेसिकली टॉर्टन शब्द से निकल के आया है, लैटिन फ्रांसीसी शब्द है, तोड़ना मरोड़ना इसका मतलब होता है। सामंड ने एक डेफिनेशन दी है कि एक रॉन्गफुल, एक सिविल रॉन्ग है जो संविदा भंग या न्यास भंग से अराइज नहीं हुआ है। और साइमंड की जो परिभाषा है, सेम परिभाषा आपके लिमिटेशन एक्ट की जो 1963 के सेक्शन 2M में दिया है। बिनफील्ड जो है तो ये कर्तव्य भंग की बातचीत करते हैं कि यदि कोई भी किसी व्यक्ति को कोई ड्यूटी दी गई है और वो उसको पूरा नहीं करता है, इससे किसी को नुकसान होता है, तो वो कह सकते हैं कंपनसेशन मांग सकता है। मेरे हिसाब से इतनी परिभाषा टॉर्ट की समझने के लिए पर्याप्त है। किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो पूछ लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़े? ठीक है, चलिए अब यहां पे थोड़ा सा अपन एक एज ए नॉलेज ये भी देख लेते हैं कि भारत में लॉ ऑफ टॉर्ट का ओरिजिन कहां से हुआ। भारत में, अब इन इंडिया ओरिजिन ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, तो यहाँ पे
टॉर्ट इन इंडिया, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, टॉर्ट्स इन इंडिया, भारत में जो है तो जो टॉर्ट की उत्पत्ति कैसे हुई। आपको याद होगा जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज शुरुआत में चार्टर के माध्यम से वो विधियों को लेकर के आते हैं। तो बेसिकली माना जाता है कि जो 1726 का चार्टर है ना, चार्टर एक्ट है, तो चार्टर एक्ट हिंदी में उसको आई थिंक अभिलेख या कुछ कहते हैं, पर चार्टर ही याद रखो, कुछ वर्ड्स को इंग्लिश में ही अपन याद करें, ठीक है ना। जैसे अस्पताल को हम चिकित्सालय बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा, ट्रेन को हम लौहपत गावनी बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो कुछ शब्द हिंदी मीडियम वाले ही प्रयास करें कि इंग्लिश में ही रखें। ये ब्लर क्यों हो रहा है एक्चुअली, कैमरा सॉरी मेरा आज थोड़ा एडजस्ट कर रहा है बीच बीच में, तो ये ब्लर हो जाता है, मैं इसको देखना पड़ेगा सेटिंग के क्या इसको ये ब्लर ना हो, है ना। डॉट हाँ भी फ्रेंच फ्रांसीसी, वो फ्रेंच मैंने बोला वहां पे, बाद में फिर जो मध्यकालीन लैटिन सब टाटम में आया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, मैंने फ्रांसीसी बोला वहां पे, फ्रेंच मतलब फ्रेंच फ्रांसीसी जो भाषा है उसके तहत आया, और उसके बाद लैटिन के तौर पर उसको उसको कन्वर्ट किया गया, है ना। तो उससे टॉर्टम शब्द है ना, तो वो चीज में ना, ठीक है, मैं बहुत उसको डिटेलिंग में नहीं गया। आप देखिए एक चीज समझिएगा कि मेरा रेगुलर सब्जेक्ट नहीं है टॉर्ट, मैं भी बता दूं, तो कभी मे भी पॉसिबल चीजें भी पढ़ के मैं थोड़ी बहुत बता रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ चीजें इधर उधर हो जाए, पर बेसिक्स में वहां पे गलती नहीं करूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपका भी सहयोग रहेगा तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। जहां ऐसा लगे आपको कि मैं कुछ चीजें जो जरूरी जानकारी नहीं दे पा रहा हूं, तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि टॉर्ट अपन ने पढ़ा एलएलबी के दौरान, उसके बाद जीवन में कभी टॉर्ट काम आया ही नहीं और मैंने एलएलबी किया है 2003 से 2006 में, यानी आज से 20 साल पहले मैंने लॉ किया हुआ है, तभी मैंने टॉर्ट पढ़ा था। हाँ कंपटीशन पढ़ाने के दौरान बीच बीच में मैंने टॉर्ट वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ाया है, तो लेकिन इतना ज्यादा कहीं मुझे काम आया नहीं, है ना। चलिए हाँ ठीक है, कोई भी ऐसा रहेगा तो आप मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल अपन इसलिए मेरी ये क्लास में इसमें ऐसा मतलब कोई मैं अभी एज ए थोड़ा मैंने पढ़ाया नहीं, एआईबी में पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, कुछ मेरे विद्यार्थी हैं उनके चक्कर में कि मैं चलो इसी बहाने कुछ मेरी भी प्रिपरेशन हो जाएगी, है ना, कुछ नए सब्जेक्ट से मैं भी टच हो जाऊंगा, क्योंकि अपन केवल सिविल जज एडीपीओ के अलावा दूसरे सब्जेक्ट कंपटीशन में पढ़ाया नहीं। चलिए वापस आते हैं, तो मुद्दे की बात करते हैं। फिलहाल मुद्दे की बात यहां पर कह सकते हैं कि ये आपका पहली तो ये मैंने बता दिया कि कॉमन लॉ का एक पार्ट माना जाता है, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया। बेसिकली 1726 के चार्टर के माध्यम से इसको इंडिया में, भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये अगली बातचीत जो है तो मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस बता दी, है ना। इसके बाद जो है तो ये आपका इक्विटी जस्ट एंड फेयर पर बेस्ड है ना, जिसको बोलते हो ना साम्या, न्याय और अंतःकरण, इक्विटी जस्ट फेयर जो आपका जो कॉमन लॉ का बेस्ड है वहां पर, उसके तहत ये बेस है। तो ये एक लॉ ऑफ टॉर्ट के संबंध में जो है तो एक डेफिनेशन यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे अपकृत्य विधि, अब अपकृत्य विधि है कि अपकृत्यों की विधि है, एक ये भी क्वेश्चंस बनता है, तो ये ध्यान रखना कि बिनफील्ड ने जो है तो इसको अपकृत्य विधि कहा, लॉ ऑफ टॉर्ट, और सामेंड ने इसको लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहा। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, कि जो साइमंड है तो इसको लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये जो एस अलग से जोड़ा ये साइमंड ने जोड़ा, जबकि बिनफील्ड जो है तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट। तो ये थोड़ा सा एमसीक्यू वाले जो एमसीक्यू वाले पॉइंट्स है मैं उन्हीं को कवर करूंगा, ठीक है, उन्हीं को कवर करूंगा। तो बिनफील्ड ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि एक इन्होंने अपनी अपनी किताबें लिखी भाई साहब, ठीक है। तो यहां पर साइमंड ने इसको लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहा, ठीक है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स किसने कहा, साइमंड ने कहा, और बिनफील्ड ने जो है तो लॉ ऑफ टॉर्ट, अपकृत्य विधि, और इन्होंने अपकृत्यों की विधि जो है तो यहाँ पे कहा। और इसको बताने के लिए साइमंड ने ही जो है तो एक थ्योरी एडॉप्ट की थी, डॉक्ट्रिन ऑफ पिजन होल थ्योरी। पढ़ा है पिजन होल थ्योरी क्या होती है? आप लोग भी कोई ऐसा किसी को पता है तो आप माइक चालू करके बता सकते, पिजन होल थ्योरी क्या है? जी एस फॉर साइमंड, बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया, थैंक यू अनिल ने कितना बढ़िया दिया कि एस फॉर साइमंड, तो जो एस एडिशनल लगा वो साइमंड का है, तो ऐसे याद रखना,
ठीक है, जो एडिशनल एस है वो साइमंड का है, तो एस फॉर साइमंड, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका पर्टिकुलर क्लॉज यहाँ पे कहता है, ठीक है। तो कपोत खाने का सिद्धांत वगैरह वहां पे एक इसको संबोधित किया यहाँ पर पिजन होल थ्योरी, मतलब कुछ पर्टिकुलर्स। अच्छा, इसका मतलब समझिएगा कि अब इन्होंने टॉर्च भले बोला साइमंड ने, सॉरी साइमंड ने यहाँ पे टॉर्च भले बोला, लेकिन उन्होंने एक लिमिट बना दिया कि इतनी चीजें ही इसके अंतर्गत आएंगी। बिनफील्ड कहते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्च मतलब कि कोई भी सिविल रॉन्ग्स यहाँ पे हो रहा है जिससे कोई व्यक्ति दुखी है, वहां पर कंपनसेशन की बातचीत करता है। मतलब ये कहीं पर भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो रही है, वहां पर दुखी व्यक्ति कंपनसेशन की मांग कर सकता है। तो इन्होंने बिल्कुल ब्रॉड, भले इन्होंने शब्द एस नहीं लगाया, एस लगाने से हम लोग पढ़ते ना कि एक वचन से बहुवचन हो जाता है, लेकिन यहां पर इनकी कहानी मतलब इनका एस नहीं लगाया, तो इनका बहुत ब्रॉड है, यानी कि हर ब्रीच ऑफ ड्यूटी इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगी। लेकिन साइमंड क्या करते हैं कि इसको कुछ पर्टिकुलर चीजों में, कि भाई उन्होंने ऐसा कपोत की, जैसे होता है ना पिजन होल थ्योरी, कि ये ऐसे बन गया, मतलब इतने जितने खाने हैं, इन खानों में यदि जो सिविल दोष फिट होगा केवल वही जो है तो आपका अपकृत्य कहलाएगा। इसी को उन्होंने क्या बोला, पिजन होल थ्योरी, क्योंकि ऐसे कबूतर खाने ऐसे बनाए जाते हैं, होल रहते हैं जहां पे कबूतर आके रुकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको इन्होंने पिजन होल थ्योरी बोला कि कबूतर खाने का सिद्धांत जो है तो इन्होंने साइमंड ने इसको बोला। क्लियर कहानी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछता है कि पिजन होल थ्योरी को किसने अडॉप्ट किया, तो साइमंड का जो है तो एस एडिशनल जो है तो साइमंड ने लगाया, तो एस फॉर साइमंड, तो भाई साहब ने बताया, तो ऐसे आप इसको याद रखिए। बात को आगे बढ़ें, ठीक है। अब यहां पर एक और टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, दो शब्द बल्कि, एक आपका इंजूरिया साइन डेमनम है ना, और दूसरा जो है तो डेमनो, और दूसरा है डेमनम साइम इंजूरिया। दो शब्द यहां पर यूज किया जाता है। डेमनम पहला शब्द है आपका, और दूसरा है डेमनम साइन इंजूरिया, ठीक है। तो ये तो दो शब्द है। अब ये बेसिकली हिंदी में इसको अपन बोले तो इंजूरिया साइम डेमनम को बोला जाता है बिना हानि के क्षति, बिना हानि के क्षति, ठीक है। और यहां पर इसको बोला जाता है आपका बिना क्षति के हानि। अब यहां पर बेसिकली जो है तो यहां पर बेसिकली आप कह सकते हो कि यहां पर जो इंजरी है, किस प्रकार की इंजरी की बातचीत करता है कि डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, डैमेज हुआ है बिना लीगल इंजरी के, ठीक है। और दूसरा कहता है कि लीगल इंजरी विदाउट डैमेज। तो अब समझिएगा कि ये जो पहले पॉइंट में इसको बोलते हैं लीगल इंजरी, ठीक है, विदाउट डैमेज। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यदि लीगल इंजरी हुई है, विधिक हानि हुई है, तो ऐसी कंडीशन में कंपनसेशन मिलेगा, भले ही डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है फर्क नहीं पड़ता है। एसबी वर्सेस वाइड का एक फेमस केस है जो इसमें पढ़ा जाता है, एसबी वर्सेस वाइड का, ठीक है। 1703 का ये आपका कह सकते हो कि केस है, इंग्लिश लॉ का केस है, एसबी वर्सेस वाइड का जो फेमस केस है। इसमें इसको डिफाइन किया गया था कि एक वोटर, मतलब एक व्यक्ति था, है ना, वोट डालने वाला व्यक्ति था, वो वोट नहीं डाल पाया, ठीक है। पर चूंकि वोट डालने का उसका लीगल राइट्स था, मतदान करने का मतदाता का एक लीगल राइट्स था, वोट नहीं डाल पाया, उसका कैंडिडेट जीत भी गया, उसके वोट डालने नहीं डालने से कोई फर्क नहीं पड़ना, जिसको वोट डालना चाह रहा था वो जीत भी गया, पर चूंकि वो वोट नहीं डाल पाया तो उसके जो लीगल राइट्स थे उसका वायलेशन हुआ, तो फिर यहां पर उसको कंपनसेशन दिया गया, ठीक है। तो यहां पर ऐसा ध्यान रखना, इंजूरिया, एक शब्द इंजूरिया, यानी कि यहां पर इंजूरिया
साइन डेबनम यानी कि इंजुरी यानी कि लीगल इंजरी हुई है, भले नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहां पर नुकसान हुआ है लेकिन लीगल इंजरी नहीं हुई है तो कुछ नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। अभी पहले वापस इसमें आते हैं, तो इसमें दो केस यहां पे याद रखना, एसबी वर्सेस वाइट का, और भारतीय केस पढ़ा जाता है नगर निगम आगरा वर्सेस असरफी लाल का केस पढ़ा जाता है 1921 का, 1921 का, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोल सकते हो कि वास्तविक हानि है, मतलब यहां पर वही है कि अकॉर्डिंग टू लॉ आपको जो राइट्स दिए गए हैं उनका वायलेशन हो रहा है। अब भले ही उनके वायलेशन की वजह से कोई इंजरी हो रही है कि नहीं हो रही, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दो केस एसबी वर्सेस व्हाइट में इंग्लिश केस है, जो इंपॉर्टेंट केस है, पूछा जाता है एसबी वर्सेस व्हाइट है ना, लिख देता हूं मैं यहां पर, एसबी वर्सेस जो है तो आपका वर्सेस व्हाइट, और भारतीय केस है आपका जो है तो नगर निगम आगरा वर्सेस जो है तो आपका असरफी लाल, ठीक है ना। तो ये दो केस यहां पर इसके साथ पढ़ा जाता है। अब दूसरा डैमनम साइन इंजुरिया, मतलब कि यहां पर नुकसान हुआ लेकिन लीगल इंजरी नहीं हुई है, तो डैमेज कह सकते हो कि विदाउट लीगल इंजरी, इसको उल्टा, लीगल इंजरी विदाउट डैमेज, डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। तो डैमेज हुआ है लेकिन लीगल इंजरी नहीं हुई है, कुछ नहीं मिलेगा। इसमें बहुत सारे केस पढ़े जाते हैं। एक पुराना केस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस पढ़ा जाता है, गोलेस्टर ग्रामर स्कूल का केस इसको पढ़ा जाता है। इसमें पहली बार इसको इस डॉक्ट्रिन को बताया गया था। होता है ना कि एक व्यक्ति ने स्कूल खोला, बगल में दूसरे व्यक्ति ने स्कूल खोल लिया, बच्चे बढ़, तो वहां पे मान लो कि वहां पे बच्चे उसके बढ़ गए, तो फिर कोई कंपटीशन क्रिएट हो गया, इससे आपका मार्केट कमजोर हो गया, नुकसान हुआ, लेकिन भाई उसने उससे कोई लीगल कोई गलत काम तो कर नहीं गए हैं। हर व्यक्ति को अधिकार है कुछ बिजनेस व्यापार करने का। भाई आपने एक दुकान खोली, बगल में किसी दूसरे व्यक्ति ने दुकान खोल ली, आपका व्यापार आधा हो गया, ठीक है। उसने कोई ऑफर दे दिया, उसने कोई छूट दे दी, कुछ भी कर दिया, पर वो लीगली काम कर रहा है और इससे आपका व्यापार आधा हो गया, तो आप उसके ऊपर केस करके उससे कंपनसेशन नहीं वसूल सकते हो, सीधी सी बात है। ये चीज यहाँ पे बोला गया था। फिर एक मुगल स्टीम कंपनी वर्सेस मैकग्रेवर का केस है। यहाँ पे बहुत, जैसे भारतीय केस में सीतारमैया वर्सेस महालक्ष्मा, उषाबेन भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर, बहुत फेमस केस है, उषाबेन का केस पढ़ा होगा, ठीक है। एक पिक्चर आई थी जय संतोषी माँ, तो उस पिक्चर में जो है तो जो देवियां हैं उनको ईश्वालु बताया गया था, ठीक है, कि तो संतोषी माँ के भक्त को परेशान करती थी, तो केस लगा दिया, भाई हमें कंपनसेशन चाहिए, तो बोले लीगल इंजरी नहीं हुई, काहे कंपनसेशन। तो ये कुछ यहाँ पे तो यहाँ पे आप सेस्टर ग्रामर स्कूल का केस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्योंकि ये इंग्लिश केस इंपॉर्टेंट केस जो इसके साथ यहाँ पे पढ़ा जाता है, ठीक है। पहला जो इंपॉर्टेंट केस है। इसके बाद जो है तो आपका कह सकते हैं कि मुगल स्टीम कंपनी वर्सेस मैकग्रेवर का केस है, ये भी इंपॉर्टेंट केस है, इसको भी बिल्कुल ध्यान में रखना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट केस है। और भारतीय केस में उषाबेन भाग्यलक्ष्मी चित्रमंत्री 1978 का बहुत इंपॉर्टेंट ये केस है। जय संतोषी माँ पर रोक लगाने की बातचीत की गई थी, लेकिन चूंकि वहां पे विधिक अधिकार के बारे में बातचीत नहीं हुई थी तो उसको मना कर दिया गया था। इतने ही केस, एक सीतारमैया वर्सेस महालक्ष्मा, तो ये केसेस वगैरह थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। बाकी वैसे कि मेयर ऑफ ब्रैकफोर्ड वर्सेस कॉर्पोरेट पिकल्स का भी एक केस है। केस ऐसे मेरे पास जैसे बहुत सारे ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है, पर ये इतने कुछ इंपॉर्टेंट केस यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आ रही है जो जुड़े हुए हैं? अच्छा, दूसरी बात की आप लोग जो जुड़े हुए हैं, सर काइंडली पेस्ट केसेस लिस्ट, ओके, ठीक है। मैं प्रयास करूंगा कि आपको कुछ जो केस लॉज है उनको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसके लिए एक थोड़ा सा ना एक ऐसा करना कि जैसे मैंने एक तो पहली बात में आपको, जहां भी आप हो मुझे नहीं पता, AIB का मैंने एक ग्रुप बनाया है, तो मैं उसको सर्कुलेट कर दूंगा, तो वहां पे जुड़ जाना, पहली बात, ठीक है, वहां पे जुड़ जाना। दूसरी बात जो है तो दूसरी बात कि मैं एक जैसे टीचमेंट ऐप यूज करता हूँ पढ़ाने के लिए क्लास वगैरह में, तो वो टीचमेंट में आप आईडी में जुड़ जाना, तो वहां पे रिकॉर्डेड सेशन आप लोग को मिलेगा। तो जितने विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हैं गूगल मीट में, ठीक है,
कोई चार्ज नहीं लगेगा भाई, 8-10 दिन की क्लास के लिए मैं कोई चार्ज नहीं लूंगा, ठीक है। ये एक तरह से प्रमोशनल एक्टिविटीज मान लो कि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग गया तो आगे चल के फिर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उधर आ सकते हो, सिविल जज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उधर आ सकते हो, एडीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखो सीधी सी बात है यार, है ना। तो सीधी सी बात है कि ये प्रमोशनल एक्टिविटीज मान सकते हो, है ना, कि डेमो सेशंस में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि 8-10 दिन में मैं आपको यहाँ पे जो भी बता दूंगा, इससे आपको मेरा वे ऑफ कम्युनिकेशन, पढ़ाने का तरीका यदि अच्छा लग गया तो आगे चल के आप सिविल जज, एडीपीओ जो भी प्रिपरेशन करते हो वहां पे आप हमारा साथ बन सकता है। यही मेरा लालच है और आपका लालच यही है कि थोड़ा बहुत आपको बढ़िया गाइडेंस मिल जाएगा, तो एक तीर से दो निशाने, हम आपका प्रारंभ शब्द हो जाएगा। तो वहां पे जुड़ जाना, तो वहां पे फायदा क्या मिलेगा, कुछ रिकॉर्डेड ये सेशन, जैसे मान लो कि आपको कोई चीज रिकॉर्डिंग में पढ़ा दिया, आपको बैक जाके देखना है तो वहां पे आप देख सकते हो कि मैं जब एक फ्लो में चालू करूंगा तो रुकूंगा नहीं, है ना, क्योंकि अपने पास समय भी ज्यादा नहीं रुकने के लिए, तो वहां पे आपको थोड़ा सा वो फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो केसेस वगैरह जो भी कुछ मेरे पास जैसे अच्छे बुक्स वगैरह में कुछ मैंने कुछ ऐसे हाथ से भी लिख रखे हैं नोट्स वगैरह, तो मैं उसकी पीडीएफ वगैरह भी वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो थोड़ा सा आपके लिए सहायक हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से। अच्छा, एक अब आते हैं अगली कहानी पर। अपकृत्य जब पढ़ते हैं तो अपकृत्य के साथ एक बहुत फेमस कोटेशन हमेशा पढ़ा जाता है, बहुत फेमस आपका लैटिन टर्म है आपका उबी जस इबी रेमेडियम, ठीक है ना, उबी जस इबी आपका रिमेडियम, ठीक है। वेयर राइट देयर रेमेडीज, जहां अधिकार है वहां उपचार है। द एग्जिस्टेंस ऑफ राइट इज द बेस्ड ऑन रेमेडी, अधिकारों का अस्तित्व ही उपचारों पर आधारित है। बिना उपचार के आप अधिकार की बातचीत नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ध्यान में रखिएगा कि कह सकते हो कि किसी भी रॉन्गफुल एक्ट के लिए रेमेडी मस्ट कंपलसरी है, तो ये सिद्धांत पर आपकी अपकृत्य विधि आधारित है। अच्छा, भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जो इस सिद्धांत पर बेस्ड है, कौन बता रहा है मुझे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जो इस सिद्धांत पर बेस्ड है, विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन दैट डॉक्ट्रिन। बहुत बढ़िया अनिल, आर्टिकल 32, आर्टिकल आपका 32 जो है इस सिद्धांत पर बेस है। क्योंकि देखो मैं हमेशा समझाता हूं कि आर्टिकल 14 से लेकर के 30 तक में, अब फंडामेंटल राइट्स, आप बोलोगे साहब 12 से दिए हैं आपको नहीं पता, नहीं समझो मैं बता रहा हूं। देखा जाए तो 14 से 13 तक में फंडामेंटल राइट्स बेसिकली देखोगे तो 14 से लेकर के जो है तो 14, 15, 16, ठीक है, 14 से 16, फिर 17, 18 नहीं है, फिर 19 से जो है तो तुम्हारा, फिर 19 से तो देखा जाए तो लगभग सभी ना जाते हैं, 19 से लेकर के जो है तो आपका 30 तक सभी फिर वहां पर आपका एक फंडामेंटल राइट्स के संबंध में बातचीत करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो फंडामेंटल राइट्स है, मैं हमेशा कल के सेशन में भी, कल एक सेशन लिया था मैंने, संविधान पढ़ाया था एक दूसरे क्लास में, तो वहां पर भी बताया था कि बेसिकली ये जो मौलिक अधिकार हैं, तो ये आपका ये अधिकार है, राइट्स हैं, और इनको यदि इनका वायलेशन, कंट्राडिक्शन के संबंध में रेमेडीज, तो एक तो आर्टिकल आपका 13 संविधान में तुम लोग का पार्ट ध्यान रखना, तो आर्टिकल 13 बेसिकली इसके बारे में बातचीत करता है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में बातचीत करता है, ठीक है। पढ़ेंगे संविधान में थोड़ा बहुत जुडिशियल रिव्यू क्या है। तो ये पहला है कि इस देश में कोई भी लॉज ऐसे नहीं बनेगा जो इनकॉन्स्टेंट हो फंडामेंटल राइट से। यदि असंगत है, इनकॉन्स्टेंट है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। तो पहला है प्रोटेक्शन, और दूसरा जो है तो भैया आर्टिकल जो है आपका 32 जो बेसिकली रेमेडी प्रोवाइड करता है, द कंडीशन ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये रेमेडीज। तो ये इंपॉर्टेंस आपके प्रोविजंस यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस सिद्धांत पर आपका आर्टिकल, अब ये सिद्धांत के संबंध में एसबी वर्सेस वाइट का केस सेम कहानी है। एसबी वर्सेस वाइट के केस में जो है तो इस सिद्धांत को थोड़ा सा डिफाइन किया गया था, तो सेम वही एसबी वर्सेस वाइट का केस ही एज ए नॉलेज यहां पर भी लिख सकते हो, ठीक है।
फिर इसके बाद जो है तो कह सकते हैं कि एक ब्रेंडले वर्सेस गॉसेट का केस है, ब्रेंडले वर्सेस गॉसेट का केस है। तो इस केस में भी जो है तो बेसिकली वही बोला गया था कि वेयर राइट देयर इज रेमेडीज, तो जहां पे अधिकार होना हो वहीं पे उपचार की बातचीत करता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका उबी जस्ट इबी रिमेडियम कि पहले अधिकार डिसाइड कर लो और फिर उसके बाद उसका उपचार बताओ। तो ये चीज थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्लियर कहानी। अगली चीज यहां पर एक प्रश्न ये बनता है, अगला प्रश्न यहां पे ये बनता है कि आपका ये जो टॉर्ट है इसमें मेंस्ट्रिया का कितना रोल होता है? मेंस्ट्रिया, मेंस्ट्रिया, ठीक है, मेंस्ट्रिया यानी कि आपका कह सकते हो कि मेंटल एलिमेंट इन टॉर्ट कितना रोल अदा करता है? यहां पे मेंस्ट्रिया का रोल कितना बनता है? नेग्लिजेंस, ड्यूटी टेक केयर ऑफ ओके, ठीक, नो नेसेसरी, बिल्कुल। यहां पे ध्यान रखिएगा कि अपकृत में जो आपका कह सकते हैं टॉर्ट में जो है वो मेंस्ट्रिया कोई रोल उसका नहीं है, ठीक है। मेंस्ट्रिया का कोई महत्व नॉट नेसेसरी, नॉट इंपॉर्टेंट इन मेंस्ट्रिया। तो यहाँ पे अपकृत में कोई भी मेंस्ट्रिया का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट कई केस हैं जो इस चीज को यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो जैसे विल्किंसन वर्सेस डाउन्स का केस है, एक इंपॉर्टेंट केस है जिसमें ये चीज बोला गया कि यहाँ पर मेंस्ट्रिया का कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं है। जैसे कि इसमें क्या था कि मजाक में झूठ बोला कि उसके पति की टांग टूट गई है, उसको थोड़ा सा एक शॉक लगा और इसकी वजह से बीमार पड़ गई, बाल सफेद हो गए। तो यहाँ पर केस लगाया तो उसने कहा कि भाई मेरा ऐसे मजाक था, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसको उत्तरदायी ठहराया गया कि भाई आपके इस काम की वजह से एक व्यक्ति को नुकसान हुआ, तो यहाँ पर दोषी माना जाएगा। यहाँ पे आपका इंटेंशन था कि नहीं था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी थोड़ा सा रूल अप्लीकेबल होता है। एक यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कठोर दायित्व का सिद्धांत जिसको बोलते हैं कि वो थोड़ा सा यहाँ पे अप्लीकेबल होता है। ये प्रॉपरली यहाँ पे कई जगह इसको एक शब्द यूज करते हैं मैलिस, विद्वेष, तो उसका भी थोड़ा सा यहाँ पे रोल होता है, ध्यान में रखिएगा। जैसे आप लोग जब मेंस्ट्रिया पढ़ते हो तो मेंस्ट्रिया में आप लोग तीन शब्द पढ़ते हो, एक आप पढ़ते हो ना आशय, एक होता है ज्ञान और एक होता है उपेक्षा, इंटेंशन, नॉलेज, नेग्लिजेंस, है ना। तो अब जैसे जब आप इंटेंशन की बातचीत करते हो तो इसका मतलब आपको जो भी आप काम कर रहे हो, इंटेंशन कब होता है? जब आप जो काम कर रहे हो आपको लगभग यानी कंफर्म पता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ठीक है, पूरी तरह से पता है, तो वो इंटेंशन में चला जाएगा। आप कोई काम कर रहे हो तो वहां पे प्रिडिक्ट करते हो कि मैं ऐसा कर रहा हूं, मे बी पॉसिबल ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, तो वो आपका किस में चला जाएगा? नॉलेज में चला जाता है। लेकिन जब आप कोई काम करते हो, एक जैसे होता है ना ह्यूमन कंडक्ट, कोई भी आप मानवीय कार्य कर रहे हो तो उसका एक बेसिक स्टैंडर्ड आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप सड़क में गाड़ी चला रहे हो तो यदि वहां पे भीड़ भाड़ है तो आपको एक लिमिट, इसलिए शहरों में लिखा रहता है कि 40 के ऊपर गाड़ी लेके नहीं जाए। तो आप वो आपका एक ह्यूमन कंडक्ट कर रहे हो तो आपको एक जो गाइडलाइन है, जो उसको आपको एक स्टैंडर्ड है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जब उसको आप पार करते हो और इसकी वजह से आपने 40 की बजाय 60 की रफ्तार में गाड़ी चलाई और किसी को आपने टक्कर मार दी, तो वो आपका नेग्लिजेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन पार्ट, तो जनरली ये तीनों जो है तो पार्ट ऑफ मेंस्ट्रिया होते हैं। तो यहाँ पे ये कहने का प्रयास करता है कि टॉर्ट में ज्यादा इसको इस वे में नहीं लिया जाता है, कुछ हद तक नॉलेज और नेग्लिजेंस को हल्का कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली हल्का सा यूज किया जाता है, बाकी इंटेंशन का ज्यादा रोल यहाँ पर नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैलिस यानी कि विद्वेष, यानी मन में कोई गलत भाव, तो मैलिस का थोड़ा कई जगह हल्का फुल्का भी यूज यहाँ पे होता है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। इसमें ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स का फेमस केस जो है तो यहाँ पे साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी यदि, कई बार क्या होता है ना कि यहाँ पर कई बार क्या होता है कि व्यक्ति कोई काम करता है, ठीक है, कि बुरे प्रयोजन से किया गया है, बुरे प्रयोजन से ही किया गया है, लेकिन जो है तो जैसे इसमें पढ़ देते हैं क्या है कि
कोई विधिपूर्ण कार्य, ठीक है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति यदि बुरे प्रयोजन से भी करता है तो भी उसको कोई कंपनसेशन यहाँ पे नहीं बनता है, इतनी बातचीत यहाँ पे करता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मेंसरिया का रोल नहीं है टॉर्ट में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मेलिस का भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं है, इतना ज्यादा उलझने की आवश्यकता यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपका एक पार्ट मैंने टॉर्ट्स, तो थोड़ा सा इसमें मैंने आपको बेसिकली क्या क्या बता दिया, डेफिनेशंस बता दिया, थोड़ा याद रखना। ये साइमन डोमेन, किसने लॉ ऑफ टॉर्ट कहा, किसने टॉर्ट्स कहा, टॉर्ट्स कहा, तो ये सभी चीजें। फिर उसके बाद अगला मैंने यहाँ पर इसका इंजुरिया साइम डेवनम वगैरह देख दिया, डेवनम साइम इंजुरिया। फिर उसके बाद उबीजा सिविल मीडियम वाला पार्ट अपन ने देख लिया। तो एक तरह से टॉर्ट का जो बेसिक बातचीत है वो मैंने कर लिया। अब हम लोग कुछ जर्नल एक्सेप्शंस की बातचीत करेंगे, जो सबसे ज्यादा, यदि आप लोग पुराने पेपर उठा के देख लो तो मैं अभी तक 2013 से थोड़ा पेपर हल्का सा मैंने रीड आउट कर लिए हैं, तो मोटे मोटे तौर पर मैं ये पाया हूं कि अधिकांश क्वेश्चंस जो है, मतलब उसमें यदि मान लो कि 3-4 क्वेश्चन आए तो आप उठा के देखना, उसमें 1-2 क्वेश्चन पक्का जर्नल एक्सेप्शंस वाले पार्ट से रहता ही रहता है, इतना इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है। तो शुरुआती डेफिनेशन क्लॉज से एक आध क्वेश्चन आ जाए तो मे भी पॉसिबल, वो अपन ने देख लिया। अब ये जर्नल एक्सेप्शन से देखेंगे, 3-4 पॉइंट्स को देखेंगे, बहुत ज्यादा टॉड को अपन खींचेंगे नहीं, क्योंकि दूसरे जो इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कल का जो सत्र था, कल के सत्र में मैंने प्लानिंग बताई थी, कई विद्यार्थी उस प्लानिंग में नहीं थे, तो वो रिकॉर्डेड सेशन में प्रयास करूंगा कि ग्रुप में डाल दूंगा, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। बोर तो नहीं हो रहे हो? है, तुम तो अभी आई, ऑनलाइन वाले बोर तो नहीं हो रहे? इधर भी आज नहीं जुड़े 2-3 लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कल कल थोड़ा सा 2 मिनट में आपको बता देता हूं। तो कल मैंने यहाँ पर लॉ ऑफ किस प्रकार से आपका बातचीत करेंगे, तो ये मैंने कल जो है तो आपको एक आइडिया दिया था कि ये आपका सिलेबस है ना, प्लानिंग अबाउट सिलेबस, तो किस प्रकार से आपको करना है। कल केवल ऑनलाइन में इधर गूगल मीट में अनिल ही थे और आज कई विद्यार्थी हैं, तो इसलिए मैंने 2 मिनट इसको लूंगा। तो यहाँ पे आपकी प्लानिंग ऐसे रखो कि आपके सिलेबस में ये जो आपका जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, आईपीसी बीएनएस है, सीआरपीसी और आपका बीएनएसएस है और आपका सीपीसी है ना, आपका एविडेंस है या फिर आपका बीएसए है, फैमिली लॉज हैं, तो ये देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट। और ये आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए, टीपीए, एनआईए, ये सभी हैं, ठीक है। और तो ये बेसिकली ये जो, और ये सब्जेक्ट आपके सिविल जज अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देखोगे तो ये 62 नंबर के यहाँ पे आ रहे हैं, 62। बाद में 2 चीजों को, जैसे आपका प्रोफेशनल एथिक्स को और पब्लिक लिटिगेशन को भी मैंने इसमें मर्ज कर लिया, तो 70 नंबर। तो यहाँ पर कह सकते हो कि 70 नंबर, 70 नंबर की जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, है ना, तो ये मैंने इधर रखा और बचा हुआ आपका इधर मैंने रखा। तो जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट, साथ में मोटर व्हीकल और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज वगैरह जो है 5 क्वेश्चन आएंगे, लेबर लॉज, इंडस्ट्रीज लॉज। तो मैंने ये इस पार्ट के लिए भी थोड़ा लॉ ऑफ टॉर्ट पे मैंने थोड़ा सा इसको चालू किया है, पर मैं केवल इसमें लॉ ऑफ टॉर्ट को थोड़ा सा कभी एक आध को चेक हुआ तो ठीक है, नहीं मैं सीधे इनको फोकस करूंगा, ठीक है। बाकी इनके लिए मैंने आपको बता दिया है कि इनके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जितने पुराने पेपर हैं उनको सॉल्व कर लो, है ना, उनको सॉल्व कर लो। इनको बहुत ज्यादा, भाई ठीक है, आपकी इच्छा है, आपने पढ़ रखा है, समय हो रिवीजन कर लेना, जिन्होंने पढ़ रखा है रिवीजन कर लेना, जिन्होंने अभी चालू किया तो अभी अब आपके लिए सब पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो इनको आप पुराने एमसीक्यू जितने भी आप मिल जाएंगे आपको नेट में, सब जगह यहाँ वहाँ सर्च करोगे तो सब मिल जाएंगे, कुछ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इनको जो है तो आप पुराने पेपर सॉल्व कर लो। कुछ एमसीक्यू बुक्स भी आती है मार्केट वगैरह में, आप उनको भी थोड़ा सा एक यूज कर सकते हो, और बहुत ज्यादा, ठीक है। और इनके लिए ज्यादा बैरेट लेकर के भी, वहां पे चूंकि ओपन बुक एग्जाम है तो यहाँ पर इनके लिए बैरेट वगैरह लेकर के जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको वही है कि अपन कम समय है और एक दो क्वेश्चन आएंगे। अब 1-2 क्वेश्चन के लिए, जैसे उदाहरण के लिए मोटर व्हीकल एक्ट, भैया 217 धाराएं उसमें,
पन्ने पलटाते रहो, कोई मतलब नहीं है भाई, छोड़ दो, साइड में हटो, है ना, ये सब चीजें। तो आपको जो है तो ये पार्ट को थोड़ा हम अच्छे से करेंगे ताकि आपका जो है तो आपका कवर अप हो जाए। तो यहाँ के बाद अभी लॉ ऑफ टॉर्ट को छेड़ रहा हूं मैं, बाकी मोटर व्हीकल चूंकि मैं एडीपी वालों को पढ़ा रहा हूं तो उसमें समराइज्ड कोई इंट्रोडक्शन दे दूंगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी बहुत बड़ा है, उसको भी मैं नहीं छेड़ूंगा, कोई मतलब नहीं है। और बाकी मैं इस पार्ट में आ जाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे 55 से 60 क्वेश्चन जो है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कंटेंट ऑफ बैरेट्स यानी बैरेट के अंदर की लैंग्वेज है उससे आती हैं। 25 से 30 क्वेश्चन जो है तो इंडेक्स होता है बैरेट का, उस पर आप देखोगे तो उस पर आते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन लीडिंग केस पर बेस्ड होते हैं और 3 से 5 मैक्सिम वगैरह जो आते हैं उस पर बेस्ड होते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी पढ़ाई का जो है तो थोड़ा सा एक लेवल रखना है, क्राइटेरिया रखना है, उस तरह से आपको प्लान करना है। ठीक है, चलिए, तो ये प्लानिंग में रहो भाई। ये पीडीएफ वगैरह मैं, आप मुझे ग्रुप में कोई मैसेज डाल देना, मैं वैसे कल ही सोचा भूल गया था, अभी क्लास के बाद मैं ग्रुप में डाल दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। फिर भी मान लो बाई चांस मैं भूल गया तो मैसेज डाल देना, सर पीडीएफ डाल दीजिए वो सिलेबस क्लासिफिकेशन की, तो मैं डाल दूंगा, इतना कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। तो हमें मदद हो जाए, तुम्हारा इसी बार एआई भी क्लियर हो जाए ताकि आगे जीवन बेहतर हो जाए, कुछ और तुम्हारे सपने पूरे हो जाए, बस उसमें हम मदद कर दें, इससे ज्यादा क्या चाहिए जीवन में, है? तुम खुश हो जाओ, हम खुश हो जाए, बस, है ना, इसी के लिए तो पूरी लड़ाई है। चलिए, अब अगली कहानी पे चलते हैं। तो यहां पर जर्नल एक्सेप्शंस के बारे में बातचीत करते हैं। तो यहां पर जर्नल एक्सेप्शंस में सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट चीज आता है, कई यहाँ पे अपवाद हैं, 8-10 किताबों में यहाँ वहां दे रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को देखूंगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सम्मति। तो इंपॉर्टेंट यानी कि यहाँ पर अपकृत्य की जो सामान्य सिद्धांत के तहत है, तो आपका वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है तो यहाँ पे है। वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया, वादी की सहमति, बेसिकली कहते हैं कि सहमत से किए गए कार्य पर क्षति नहीं होती है। अच्छा मुझे ये बताओ, इस सिद्धांत पर आईपीसी में कौन सी धारा पढ़ी जाती थी? आईपीसी में, आईपीसी की सेक्शन, आईपीसी भी सिलेबस में ध्यान रखना, आईपीसी भी है और बीएनएस भी है। हाँ, तो आईपीसी में, तो इस सिद्धांत पर आईपीसी में पढ़ी जाती थी 87, 87 ही है ना? हाँ 87 ही है। और बीएनएस में पढ़ी जाती है 25, जिसमें 18 साल से कम एज का व्यक्ति बीएनएस का बैरेट का है 25 ही है, पर फिर भी देख लेता हूँ मैं, 87 वो चार्ट देख लो, सबसे अच्छा है चार्ट में, तो जो वहां पर, हाँ 25, बिल्कुल तुम सही बोल रही हो, 25, ठीक है। तो इस सिद्धांत पर पहली बात तो यहाँ पर ये चीज, ये आपको तो ऐसे थोड़ा सा साथ में वो भी लिख लेना, है ना, फटाफट। अब यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो एक किस सिद्धांत बेस्ड है कि कोई व्यक्ति सहमत दे रहा है किसी काम के लिए, तो उसके कॉन्सिक्वेंस पता है उसको, भाई मैं किसी काम की सहमत दे रहा हूं, हाँ भाई मैं ऐसा कर लेता, तो मुझे पता है कि इससे मुझे क्या फायदा क्या नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सहमति पर कोई कार्य किया गया है और वहां पर कोई क्षति होती है किसी को, तो फिर उसके लिए कोई कंपनसेशन की बातचीत नहीं हो। अब एक्सेप्शंस का मतलब क्या है कि अपवाद का ही मतलब यही है कि भाई कहीं पर, मतलब कि यहां पर यदि कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ भी, किसी को नुकसान हुआ भी है, तो चूंकि एक्सेप्शंस में आ रहा है इसलिए यहां पर कंपनसेशन नहीं मांगा जाएगा। तो कोई व्यक्ति सहमत दे रहा है यानी कि उसको, द पर्सन नोन अबाउट डेंजर ऑफ एनी एक्ट, उसको पता है भाई मैं काम कर रहा हूं इसमें क्या खतरा हो सकता है, ठीक है, और उस डेंजर को जानने के बाद भी वो ओके डन, ठीक है, रेसिंग करते ओके डन, ठीक है, डेंजर को जानने के बाद भी वो उस पर्टिकुलर एक्ट में इन्वॉल्व हुआ, तो मतलब उसको पता है उसका फायदा नुकसान, ठीक है। तो ये बात यहां पे ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट केस यहां पे पढ़ा जाता है हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब, ठीक है। तो हॉल वर्सेस ब्रुक लैंड ऑटो
रेसिंग क्लब। तो ये बेसिकली एक व्यक्ति था हॉल करके, तो ये मोटर रेस में मतलब उसमें देखने गया था, पार्टिसिपेट लेने भी नहीं। अब भाई उसी दौरान एक दो मोटर कार भिड़ गई, एक मान लो कि वहां पे एक उछल के आ गई और क्षतिग्रस्त हो गया। तो यहां पर चूंकि ध्यान रखना कि सहमति, कंसेंट की बातचीत हो रही है, यहां पे किसकी बातचीत हो रही है, कंसेंट की, सहमत की। और ये आपका जो है तो दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्सप्रेस और दूसरी होती है इम्प्लाइड। ठीक है, तो ये बोला कि भाई यहां पे इम्प्लाइड कंसेंट है, विवक्षित क्षति है। कैसी क्षति, यहां पे कैसी सहमति है, इम्प्लाइड। भाई आपने डायरेक्ट, आप यदि वहां पे गए हो तो आपको पता है कि वहां पे थोड़ा सा डेंजर हो सकता है। आप क्रिकेट मैच देखने गए हो, है ना, क्रिकेट मैच देखने गए हो, बॉल छक्के वहां पे लगते हैं, बॉल सर में किसी के गिरी, उसका सर फट गया, तो फिर वो केस लगा दिया कि भाई ऐसा छक्का क्यों मारा खिलाड़ी ने। ठीक है, तो जब आप किसी ऐसे चीज पर सहमत दे रहे हो जहां पर, तो एक इम्प्लाइड कंसेंट रहता है कि वहां पर यदि आप उस पार्टिसिपेट कर रहे हो, ध्यान रखना भाग नहीं, यहाँ पे तो एज ए दर्शक बैठा था। ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्लाइड कंसेंट यहाँ पे माना गया, और जो है तो वहां पर कह सकते हो कि बाद में फिर वो सहमति जो कंसेंट है वो इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होनी चाहिए, ना ज्ञान, मतलब वो सब चीजें हैं, इतनी कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। इसी प्रकार एक ऐसा स्मिथ वर्सेस बेकर का फेमस केस पढ़ा जाता है, स्मिथ, ठीक है ना, स्मिथ वर्सेस बेकर। तो ये भी एक केस पढ़ा जाता है, एक व्यक्ति किसी पत्थर की खदान में काम करता था, ऊपर से क्रेन चलती थी, उसमें पत्थर वगैरह होते थे, एक को लग गया, उसने केस लगा दिया। तो भाई तुमको सहमत थी, तुमको पता था तुम डेंजरस काम कर रहे हो, तो फिर वहां पर, है ना, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। डन वर्सेस हैमिल्टन का एक केस है कि उपेक्षा कारण यहाँ पे कह सकते हो कि, अच्छा इसमें भी देखिए, इसमें कहानी अलग थी, डन वर्सेस हैमिल्टन का क्या था, ये थोड़ा अच्छा केस था कि इसमें ड्राइवर ड्रिंक था, मतलब ड्रिंक था यानी कि नशे में था, और उस एक्सीडेंट कर दिया। इसमें जो व्यक्ति, महिला उसकी गाड़ी में बैठी, वो क्षतिग्रस्त हो गई, तो उसने बचाव लिया कि उसने सहमत दी थी। तो यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड तक मामला गया, तो हाउस ऑफ लॉर्ड ने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि यहाँ पर ठीक है उसकी सहमत थी, लेकिन तुम्हारा काम उपेक्षापूर्ण था, बचाव नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट, तो डन वर्सेस हैमिल्टन में मना कर दिया था कि यदि जो कार्य कर रहा है, ठीक है, सहमति के बाद यदि उसने उपेक्षापूर्ण नेग्लिजेंस किया है, तो फिर यहाँ पर ये आपका एक्सेप्शन काम नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से, बस इससे ज्यादा इसमें उलझने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, हैंस वर्सेस हार्वुड्स वगैरह बहुत से, ठीक है, पर ये तो शुरुआती केस भर देख लेना। जैसे आपका ये इंपॉर्टेंट केस है हॉल का और स्मिथ बेकर का, ये आप पुराने पेपर उठाओगे तो एक दो क्वेश्चंस यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, पूछते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, जिसको बोलते हैं हिंदी में योगदायी उपेक्षा। अगला है योगदायी उपेक्षा, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। सामने का भी कंट्रीब्यूशन है, सामने का भी कंट्रीब्यूशन है। इसमें दो तीन केस यहाँ पे पढ़ा जाता है, एक हैरिस वर्सेस टोरंटो ट्रांजिट कमीशन, वैसे इसमें ज्यादा अच्छा केस पढ़ा जाता है बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्टर का, ठीक है ना, इसमें बटरफील्ड वर्सेस जो है तो यहाँ पे फॉरेस्टर, बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्टर का फेमस केस पढ़ा जाता है। इसमें, इस केस में एक वो बीच में बांस की बल्ली गाड़ करके ऐसा अवरोध, है ना, अवरोध को वहां पर क्रिएट किया था, ठीक है, कि भाई इसमें कोई उसमें, और यहाँ पे वादी धुंधले प्रकाश में तेजी से आया और टकरा गया, तो यहाँ पे उसने केस लगाया। अब यहाँ पे न्यायालय ने कहा कि भाई देखो यदि सावधानी बरतता, यानी उसकी भी गलती थी, है ना, एक सरल शब्दों में समझो कि कोई व्यक्ति रॉन्ग साइड से सड़क में चल रहा है और कोई उसको टक्कर मार दिया, अब रॉन्ग साइड से चल रहा भाई, तेरी भी गलती, तो कंपनसेशन की बातचीत वहां पर नहीं की गई कि दोनों गलत हैं। तो एक व्यक्ति बल्ली गाड़ा वो भी गलत,
लेकिन एक व्यक्ति तेज वहां पे गाड़ी चला रहा है, वो भी गलत, घोड़ा गाड़ी चला रहा है तो वो भी गलत। तो ये इस वे में जो है तो इसको यहाँ पर लिया गया है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा, चूंकि एक कह सकते हो कि इसको बाद में एक और लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल भी बोला गया, इसको लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल भी बोला गया। इसमें एक बहुत फेमस केस जिसमें इस चीज को डिफाइन किया गया था, बोला गया डेविस वर्सेस मान, बहुत फेमस केस है, लिख देना डेविस वर्सेस मान। इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं भाई, ध्यान रखना, कोई भी फालतू की बातें नहीं बता रहा हूं। तो इसलिए डेविस वर्सेस मॉन में तो ये पूछा गया कि लॉस्ट अपॉर्चुनिटी रूल किस केस में डिफाइन किया गया। तो डेविस वर्सेस मान का केस है ये, गधे वाला ना केस ऑफ मतलब इसको गधे वाला केस का मामला भी बोला जाता है, ठीक है। तो एक गधे के आगे वाले पैर को बांधकर एक सकरे राजमार्ग पर छोड़ दिया गया और घोड़ा गाड़ी से दूसरा यहाँ पे प्रतिवादी आया तेजी से, उसने अचानक गधे पर चढ़ा दिया, गधा मर गया। तो यहाँ पर उपेक्षा के बावजूद भी क्षति प्राप्त करने में सफल था, क्योंकि दुर्घटना में अंतिम अवसर प्रतिवादी पर। तो मतलब प्रतिवादी ने देख लिया दूर से कि भाई सामने एक गधा जिसके पैर बंधे हुए हैं, फिर भी उसने अपनी घोड़ा गाड़ी को रोका नहीं। तो अंतिम अवसर यानी अंतिम अपॉर्चुनिटी किसके पास थी, अंतिम अवसर उसको घटना को टालने का किसके पास था, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रतिवादी के पास था। तो इसलिए वादी का गधा यदि मर गया तो कंपनसेशन वहां पे मांगा जा सकता है। तो इसको अंतिम अवसर का सिद्धांत, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी रूल, तो इसमें थोड़ा सा एक इस सिद्धांत में बचाव यहां पर दिया गया था। क्लियर कहानी, बात समझ में आ गया। इसमें भारतीय केस पढ़ा जाता है विद्या देवी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लिख लो विद्या देवी, ठीक है ना, विद्या देवी, विद्या देवी भारतीय केस पढ़ा जाता है, लिख लो फटाफट, विद्या विद्या देवी, ठीक है ना, वर्सेस जो है तो एमपी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट परिवहन राज्य जो है तो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट जो है तो कॉर्पोरेशन बोल सकते हो यहाँ पे। इसमें आपका 1974 का 1974 का एक केस है। इसमें वही सामने मोटरसाइकिल सवार असावधानी बस से टकरा गया, मृत्यु हो गई, बस ड्राइवर की लापरवाही यहाँ पे पाई, यदि सावधानी बरते तो दुर्घटना नहीं होती। तो यहाँ पर कह सकते हो कि थोड़ा सा अनुपात डिसाइड किया गया कि वो मोटरसाइकिल वाला भी गलत था, तो इसके आधार पर कंपनसेशन की बातचीत यहाँ पर की गई थी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो भारतीय केस विद्या देवी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम का केस है। क्लियर कहानी, कोई दिक्कत तो नहीं है, समस्या है? दो तीन लोग गायब हो गए, बोर हो गए क्या, बोर हो रहे हैं क्या, बोर कर रहे हैं? निकिता जुड़े हुए हैं, रचना, वंदना, हाँ, लड़कियां बड़ी धैर्य दिखाती हैं, लड़के भाग जाते हैं। और तभी देखो अभी इस बार सिविल ड्रेस में जो है तो टॉपर जो है तो दो तीन तीसरे चौथे नंबर तक लड़के हैं, हैं? मैं ऐसा कोई ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी जैसे 3 साल का नियम आ गया, तो मैंने क्या देखा कि 3 साल के नियम के बाद अधिकांश कोचिंग मैंने देखा कि लड़कियों की संख्या बढ़ी है, लड़के जो है तो घट गए। क्योंकि लड़के अरे हमसे क्या होगा, आप तो जाएं कोर्ट कचहरी करें, ये करें वो करें, और लड़कियां हिम्मत करके नहीं नहीं हमें तो करना है, हम तो जज ही बनेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, हैं? 3 साल बाद बनेंगे और क्या है वैसे भी। और मैं हमेशा कहता हूं कि एमपी जुडिशरी में तुम्हारे 3 साल का नियम तो सरदर्द है ही नहीं, लेकिन 2-3 साल तो नामले निकल जाते हैं, पता नहीं चलता यार, 2-3 साल नामले निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। मैं हमेशा एक बात बोलता रहता हूं, अपने आसपास 10 सिलेक्टेड व्यक्ति को निकाल लो, उठा लो 10 लोगों से, और 10 में से 1-2 मुश्किल से मिल जाएंगे, चलो 3 मिल जाएंगे जो कह देंगे कि सर मैंने पिछले साल ही मेरा लॉ कंप्लीट हुआ, इस साल मैं जज बन गया। मुश्किल से 2-3 कि साल 1.5 साल के अंदर वो जज बन गया लॉ कंप्लीट होने के। आपको 7 से 8 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे सर मतलब 3 साल 4 साल 5 साल का डिफरेंस हो रहा है कि 2017 में लॉ कंप्लीट हुआ है, 2020-22 में जज बने हैं, 2020 में लॉ कंप्लीट हुआ है, 2025 में जज बने, अभी सिलेक्शन लिस्ट जो है उसको निकाल लो, तो 3-4 साल नामल हो जाते हैं। मुद्दे की बात वो 3-4 साल, वो 3 साल नहीं है। मुद्दे की बात ये है, पहले ये था हर साल मौका मिलता था तो कहीं मान लो प्री दिया नहीं हुआ, चलो अगले, एक उम्मीद बनी रहती है। अभी क्या है कि आपके पास वो सीधे 3 साल बाद वो उम्मीद आएगी, पर 3 साल तक अपने आप को ऐसा तैयार कर लो कि भाई जब मौका मिले बिल्कुल चौका मार दो, तो मजा है? क्लियर कहानी। तो वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो डेडिकेशन की कमी है, बच्चा यहाँ वहां भटक रहा है, कोर्ट कचहरी में इतनी भीड़ भाड़ हो गई है,
और काम लिमिटेड ही है, ऐसा तो है नहीं कि वहां पे वकील के ज्यादा जाने से काम बढ़ गया, तो काम लिमिटेड ही है। तो ये सब चीजें जो है तो है, पर स्टूडेंट सब ठीक है, उनको भी समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है ना, क्योंकि सभी वकील ही हैं, वकील लोग को समझाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो इसीलिए मैं, ठीक है जो तुमको सही लगे वो तुम करो। अभी एडीपीओ में लगे हुए हैं बहुत सारे विद्यार्थी, पर एडीपीओ मतलब वही कि एक बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो जज बनने के लिए एलिजिबल हैं, क्वालिफाइड हैं, उनके अंदर योग्यता है, बेहतर करें अपने आप को। सब पद अच्छे हैं, नौकरी फिर जब एक समय के बाद ऐसा लगता है कुछ भी मिल जाए, पर मेरा मानना है कि समय के पहले कुछ बेहतर कर सकते हो। तो अभी तो इस समय एमपी जुडिशरी में आपको लेवल अपना प्रिपरेशन का ऐसा बिल्कुल खतरनाक रखना पड़ेगा कि तो ही आपका सिलेक्शन आपका हो सकता है। ठीक है ना, ऐसे हल्के फुल्के लेवल में कि चलो देखो, मतलब अभी तो एसटी वाले बच्चे तो बिल्कुल हथियारी रख दी, बोले एक सिलेक्शन नहीं हुआ, एससी में एक सिलेक्शन हुआ है, ओबीसी में जो है तो कितने 4 या 5 सिलेक्शन हुए हैं, अनरिजर्व वाले अनरिजर्व में ही जो है तो सीटें वहां पे भरी हैं, बाकी सभी जगह खाली कहानी है। तो थोड़ी सी प्रिपरेशन जो है तो बढ़ाइए, है ना। वापस आते हैं मुद्दे की बात करें, तो ये आपका ये पर्टिकुलर हो गया। एक यहां पे है आपका है एक्ट ऑफ गॉड पे आते हैं, है ना, एक दो पॉइंट्स को और लेते हैं, फिर आज की सेशन को यहीं पे करेंगे। तो एक्ट ऑफ गॉड में आते हैं। एक्ट ऑफ गॉड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट्स है। दैवकृति हिंदी में क्या बोलते हैं, दैवकृति, एक्ट ऑफ गॉड। तो एक्ट ऑफ गॉड दैवकृत्य, तो दैवकृत्य के बारे में हम बातचीत करें तो बेसिकली दैवकृत्य यानी आंधी तूफान, कोई ज्वालामुखी फट गई, इस तरह की कोई चीजें हो गई, तो फिर ऐसी कंडीशन में कह सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा सा डिफेंस की बातचीत यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो जैसे एक्ट ऑफ गॉड्स यहाँ पे कह सकते हो कि नेचर के द्वारा ऑपरेट होती हैं इवेंट को, और कोई भी घटनाएं प्रकृति के द्वारा जो संचालित होती हैं अनफॉर्चुनेट होती हैं, अप्रत्याशित होती हैं। ठीक है, तो वहां पर आप एक अनुमान नहीं लगा सकते हो, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ। तो फिर ऐसी कंडीशन में जो है तो थोड़ा बचाव के तौर पर बातचीत करता है। इसमें बहुत ही फेमस केस पढ़ा जाता है निकोलस वर्सेस मार्सलैंड का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा है कि किस केस में, तो निकोलस वर्सेस मार्सलैंड लिख लेना। निकोलस निकोलस वर्सेस मार्सलैंड, निकोलस वर्सेस मार्सलैंड। ठीक है, वैसे मैंने अभी 2 दिन लंबी लंबी क्लास ली, तो मैंने ये देखा ऑनलाइन मुश्किल होता है 1 घंटे से ज्यादा लंबी क्लास वो करना। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो आपकी क्लासेस हैं तो 1-2 सेशन में कर लूंगा, 2 सेशन में 2 सब्जेक्ट एक आधा और पढ़ा देता हूँ साथ में, तो इससे क्या हो जाएगा कि जल्दी भी हो जाएगा आपका, है ना। तो जैसे अपन ने 1.5-2 घंटे का प्लान किया, तो एक क्लास लेंगे, फिर 10-5 मिनट का ब्रेक देकर दूसरी क्लास कर लेंगे, 2 सब्जेक्ट अपन कर लेते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा कि चीजें जो है तो जल्दी हो जाएंगी। ठीक है, कल से अपन यही प्लान करेंगे कि 2 क्लास का प्लान, कल संडे को मैं क्लास लूंगा, ध्यान रखना। क्या 30 कोई पेपर है तुम्हारा, तो समय चाहिए क्या है, तो क्लास लूंगा भाई, मैं तो लूंगा, जिसको पढ़ना है पढ़ लेना, इसको नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, एक भी जुड़ जाएगा तो मैं तो क्लास ले लूंगा, एक जुड़ जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो क्या हवा में पढ़ाऊंगा, मजा नहीं आता। ठीक है, तो निकोलस वर्सेस मार्सलैंड का फेमस केस है। इसमें वही है कि कुछ कृत्रिम यानी कि मानव के द्वारा झीलें बनाई गई थी और असाधारण वर्षा हुई, वहां पर झीलें किनारे टूट गए और उससे 4 पुल बह गए। तो वाद लाया कि भाई ये तो गलत है, तो यहाँ पे उत्तरदायी नहीं ठहराया कि दैवकृत था भैया, उसको अनुमान नहीं लगाया, भाई ठीक है उसने झीलें बनाई पानी इकट्ठा करने के लिए, उसको क्या पता था कि ऐसी बिल्कुल घनघोर बरसात होगी कि सब कुछ बह जाएगा। तो फिर ये दैवकृत्य माना गया, एक्ट ऑफ गॉड माना गया। तो यहां पर कह सकते हो कि बोला गया कि बचाव की बातचीत नहीं है। अगला है प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा। तो देखो प्राइवेट डिफेंस तो आपका पार्ट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अगला है आपका प्राइवेट डिफेंस, ठीक है ना, प्राइवेट डिफेंस। अब ये जो है आपका, पहले आप लोग आईपीसी में 96 से 106 तक पढ़ते थे, और अभी जो है तो इसको हम बीएनएस में जो है तो हाँ
34 से 44 तक, 34 से 44 तक हम लोग बीएनएस में इसको पढ़ते हैं। प्राइवेट डिफेंस एक बेसिक इंस्टेंट होता है, किसी भी व्यक्ति का एक ह्यूमन नेचर होता है कि कोई मुझे मारेगा तो मैं ऐसे कर लूंगा, है ना। तो स्वाभाविक बात है कि एक बेसिक इंस्टेंट होता है, उसके तहत शरीर और संपत्ति, प्रॉपर्टी और बॉडी की एक डिफेंस की बातचीत यहाँ पे करता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसमें एक फेमस केस पढ़ा जाता है वर्ड वर्सेस होलबुक। तो किस केस में इसको, तो वर्ड वर्सेस वर्ड, हाँ वर्ड वर्सेस होलबुक, होलबुक। तो वर्ड वर्सेस होलबुक का एक फेमस केस है, जिसमें पहली बार मतलब टॉर्टिस के तहत एक ही केस इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में वही के बगीचे में ऑटोमेटिक बंदूकें लगा रखी थी, कोई सूचना नहीं थी, दाखिल हो गया, बंदूकें चल गई, घायल हो गया, पेश किया तो यहाँ पे तर्क दिया कि भाई व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के लिए, लेकिन मना कर दिया कि भैया यहाँ पर अवसर की आवश्यकता के अनुपात में प्रयोग जो ज्यादा था, मतलब यार कोई तुम्हारे घर में घुस जाए, तुम उसे गोली मार दो, ये तो गलत हो। कोई मतलब एक जैसे कोई तुम्हें लूटने आए, तुम गोली मार दो चलेगा, लेकिन तुमने एक ऑटोमेटिक बंदूक लगा दी, कोई घर में घुसे गोली मार देगा, तुम्हारे घर का व्यक्ति, अब बंदूक को थोड़ी पता है कि कौन सा घर का कौन सा बाहरी है। तो फिर ऐसी कंडीशन में यहाँ पर बोला गया कि कंपनसेशन मिलेगा भाई, यहाँ पे डिफेंस का बचाव नहीं मिलेगा, है ना। तो वही है कि अब जैसे आपको पता है शरीर और संपत्ति, प्रॉपर्टी और बॉडी, तो शरीर अगेंस्ट द बॉडी जितने भी ऑफेंसेस है सबके विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस मिलता है, आपके अकॉर्डिंग टू पढ़ेंगे थोड़ा सा बीएनएस आईपीसी, थोड़ा हल्का टच करेंगे। और आपका जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, तो संपत्ति में केवल जहां पर डायरेक्टली प्रॉपर्टी इफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है, तो केवल वहीं डिफेंस मिलता है। तो 4 प्रकार के अपराध है जहां पे संपत्ति प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो, डायरेक्टली इफेक्टेड होती है। कौन कौन से अपराध है, रिष्टि, मिसचीफ, दुर्विनियोग, नहीं है वो, हाँ रिष्टि है, क्या है, अतिचार, ट्रेस पास, बहुत बढ़िया। अगला रिष्टि हो गया ना, चोरी, थेफ्ट, और चौथा न्यास भंग नहीं, क्या चौथा, लूट, रॉबरी, ठीक है। इफ द बाइट द मोटर लिवर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही बोल रहे हो भाई। तुम्हारे कुत्ते ने रॉबरो खा लिया तो वहां पे लिखने दी मोटर वायरस खा लिया, तो फिर ऐसे कंडीशन में डैमेज कंपनसेशन देना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है अनिल, बिल्कुल सही आपने पकड़ा चीजों को, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस वाला पॉइंट है। अगला है मिस्टेक, भूल। मिस्टेक्स को भी जो है तो यहाँ पर एज ए प्राइवेट डिफेंस रखा गया है टॉर्टियस लायबिलिटीज में, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अगला है नेसेसिटी, रूल ऑफ नेसेसिटी। अगला है आवश्यकता, रूल ऑफ नेसेसिटी, ठीक है ना, रूल ऑफ जो है तो नेसेसिटी, आवश्यकता का नियम। हाँ बीएनएस में कहा दिया गया है, 19 में, बीएनएस में जो है तो ये 19 में दिया गया है, और आईपीसी में कहा था, 81 में था, ठीक है। तो नेसेसिटी, आवश्यकता, ये क्या कहता है कि किसी बड़ी बिग डैमेज को रोकने के लिए स्मॉल डैमेज, छोटा मोटा नुकसान जो है तो किया जा सकता है। तो ये बेसिकली जो है तो आपका रूल ऑफ नेसेसिटी, ठीक है। इसमें कई केसेस हैं, इसमें तो इंग्लिश वहां पे पढ़ते हो तो एक डेडले स्टीफन का केस पढ़ा जाता है ना, डेडले स्टीफन का केस पढ़ा जाता है, फेमस केस है जहाँ पे उसको एक तरह से कि भाई 4 व्यक्ति फंस गए थे, तो एक 4 ने एक लड़के को मार, मतलब उसमें से एक लड़का था और 3 आदमी थे, तो आदमियों ने लड़के को मार के खा लिया, बाद में कहा कि साहब यदि बढ़िया ऐसा नहीं करते सब मर जाते, तो ये बोला कि आप इस तरह से इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो, सजा मिलेगी, सीधी सी बात है ना। ये बिल्कुल एक क्रूअल वे में था, ये इमोरल था, तो यहाँ पे आपको डिफेंस नहीं मिलेगा भैया, ठीक है। तो यानी कि अनैतिक था, बिल्कुल क्रूर तरीके से आपने किया, डिफेंस हम यहाँ पर आपको नहीं देंगे, नहीं प्रोवाइड करेंगे, मना यहाँ पे कर दिया। बाकी इंग्लिश केस में पढ़ा जाता है कॉर्क वर्सेस ग्रेमी, लिख लो, कॉर्क वर्सेस ग्रेमी,
कॉर्क वर्सेस ग्रैमी। क्लियर कहानी? ओके, चलिए, तो हमने दो प्रमुख टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए हैं। अब ये आज के लिए इस सेशन में इतने रखेंगे। धीरे धीरे मैं सीख रहा हूं। कल मैंने एक छोटा सेशन लिया, आज थोड़ा बड़ा सेशन लिया मैंने। कल संडे को मैं 2 सेशन लूंगा, एक टॉड का सेशन रहेगा और एक अदर किसी सब्जेक्ट को मैं बता दूंगा ग्रुप्स में, मैं ग्रुप में लिंक दे दूंगा, तो मैं भी पॉसिबल देख लूंगा कोई आपके जो मेजर एक्ट्स हैं उनमें से कोई उठा लूंगा। तो इससे 2 सब्जेक्ट, तो पहले 30-40 मिनट और पढ़ेंगे और फिर बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक दे करके अपन दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है? तो इस तरह से अपना प्रॉपर तरीके से इसको करेंगे। कल से थोड़ा और प्रिपरेशन लेके आऊंगा, तो कल से एक आध सेशन यूट्यूब में भी लाइव चला जाऊंगा, तो थोड़ा सा वो भी एक तीर दो निशाने भी हो जाएंगे। तो फिलहाल आज का सत्र में इतनी ही बातचीत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई कोई भी यदि मिस कर गया है आप बाद में बिल्कुल देख सकते हैं टीचमेंट। मैंने कल ही बताया था नील आपको कि आप बिल्कुल टीचमेंट में उस सेशन को देख सकते हो। वहां पे सभी सेशन रिकॉर्डेड होते हैं, मैं वहां पे रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ सभी सेशन की, तो आप बिल्कुल देख सकते हो। आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, तो मैं आपको टीच, या मैं ग्रुप में डाला है। वैसे आप किस किस ग्रुप में हो, तो मैं ग्रुप में भी लिंक डाली है, आप वहां से, वहां पे आप अप्रूव, वहां पे आप उसको पेंडिंग है क्या अप्रूव? मैंने कर दिया, ये लो कर लिया, मैंने अप्रूव कर दिया आपका, ठीक है? तो इधर से अनिल आप भी जुड़ जाना, वंदना आपको भी जुड़ना है, जुड़ जाना, बाकी लोग तो बाहर हो गए हैं। हाँ, तो जिसको जुड़ना है जुड़ जाना। वहाँ पे कुछ और रिकॉर्डेड थी, वहाँ पे एक मयंक सर ने भी कुछ सेशन पढ़ाया है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप बल्कि वो देख लोगे तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन काफी हद तक कवर हो जाएगा, और बाकी जो 3 एक्ट हैं उनको मैं कवर करवा दूंगा। कल से मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा सब्जेक्ट उठाता हूँ जो मतलब इसमें मैंने भी नहीं पढ़ा है, जैसे सीपीसी। तो कल, बल्कि कल से अपना क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी सीपीसी भी जो है, तो क्लास के भी तुम लोग भी सीपीसी बहुत दिन से नहीं हाथ लगाया ना, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो कल से टॉर्ट और सीपीसी 2 सब्जेक्ट अपन पकड़ते हैं। बिल्कुल क्लियरली बता देता हूं, तो कल से टॉर्ट और सीपीसी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा ब्रॉड है, पर 2-3 दिन में उसको समअप करने का प्रयास करेंगे। 10 क्वेश्चन आएंगे उसमें, ठीक है ना? तो इस तरह से ध्यान में रखना। टाइमिंग 10:30 से ही कल रहेगा, 10:30 से 2 घंटे मान लो, तो 12:30 बजे फ्री फुर्सत, ठीक है? और कभी जल्दी हो जाएगा तो उसे 10 से 12 ही मैं करूंगा, मतलब कल भी, आज भी वही है, तो थोड़ा ठीक है। धीरे धीरे मैं भी सुबह सुबह जा रहा हूँ ना, मौसम भी बदल गया है तो आज मैं 10 से ही सोचा था कि 10 से करूंगा, तो मुझे 9:30 बजे लगा कि नहीं यार 10:30 हो जाएंगे, तो फिर मैंने 10:30 बजे किया। चलो, तो कल मिलते हैं 10 या 10:30, है ना? तो वही 2 घंटे का समय डेली अपन लेकर के 8-10 दिन में आपका बेसिक बेसिक निपटाते हैं। आज के सत्र में फिलहाल इसमें इतना ही। धन्यवाद।